Everyone, good morning. Welcome to another lecture on environment and ecology. So in this video lecture we are going to discuss about the marine ecosystem जो कि पार्ट सेकंड है. इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एस्चुरीज़. तो हिंदी में इसको हम कहते हैं ज्वार नदमुख. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एस्चुरी. तो एस्चुरी इज़ एन एरिया वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम अ रिवर मिक्सेस इनटू द सॉल्ट वाटर ऑफ द ओशन क्रिएटिंग ब्रैकिश वाटर. यानी कि एस्चुरी वो एरिया है जहाँ पर नदी का साफ शुद्ध जल किस में मिलता है, समुद्र के खारे पानी में. तो वो एरिया जो कि मिक्सिंग पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, हम एस्चुरी कहते हैं. अब एस्चुरी जो है उससे मिलता जुलता एक और वर्ड आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं डेल्टा. तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर है और इनका कंसेप्ट. सो डेल्टा जो है वो भी एक तरह से मिक्सिंग एरिया है जहाँ पर नदी किससे मिल रही है, समुद्र से मिल रही है. यहाँ पे यानी कि वहाँ पर खारे और सादे पानी का मिक्सचर हो रहा है. लेकिन अंतर क्या है, हम अब आप इस डायग्राम में देखेंगे कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है तो होता क्या है कि जैसे ही नदी बहुत लंबे एरिया से बहते हुए समुद्र में आती है तो वो अपने साथ कई तरह के अवसाद साथ में लाती है. जैसे कि मिट्टी है, रेत है, कंकड़ या अपने साथ जो भी कचरा डेब्रिस वो लेके आती है. तो वो क्या करती है, जहाँ पे समुद्र के पास उसको मिलना है वहाँ पे उसको इकट्ठा कर देती है. तो एक तरह से वहाँ पर हीप सा स्ट्रक्चर बन जाता है. तो उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी नलिकाएँ बनती हैं, ये आप देख रहे हैं. उससे फिर जो पानी है नदी का वो कहाँ पे मिक्स होता है, समुद्र के अंदर. तो ये जो आकार बनता है हमारा, ये आप देख रहे हैं ट्रायंगल शेप का, यानी कि ट्रायंगल शेप कह सकते हैं या हम इसको कह सकते हैं डेल्टा शेप. तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, डेल्टा. अब इसका डिफरेंस हम एस्चुरी से कैसे कहते हैं. तो एस्चुरी तो एक्चुअल में सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो नदी आती है उसका जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है और नदी जो है थोड़ी ऊंचाई से गिरती है. उस वजह से क्या होता है कि वो अपने साथ जो अवसाद लाती है वो वहाँ पर एक हीप की तरह इकट्ठा नहीं होता है. और जो टाइड्स आ रहे हैं ओशन के, उसके द्वारा वो सारा जो हीप है या कचरा है या अवसाद है डेब्रिस से वो वापस कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है. और वहाँ जो एरिया बनता है एक तरह से एक तालनुमा स्ट्रक्चर बनता है, या हम कह सकते हैं एक छोटा सा लेक बनता है जहाँ पे नदी का पानी और जो हमारे ओशन का पानी एक मिक्स रूप में एक एरिया बना लेता है. तो इस इमेज में देख सकते हैं कि वहाँ पे जो आपका है ओशन है और ये जो नदी है वो किस तरह से अपना पानी ला के समुद्र में डाल रही है. तो बीच में जो तालनुमा या लेक टाइप स्ट्रक्चर जो बना है इसको हम क्या कह रहे हैं, एस्चुरी. सो आप समझ गए होंगे कि एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर है. दोनों एक तरह से वो मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर नदी कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. तो एस्चुरी को हम बे भी कहते हैं, साउंड कहते हैं, लेगून कहते हैं, हार्बर और बेव भी कहते हैं. Estuary trap nutrients in sediment that are carried from the land by rivers and from the ocean by tides. यानी कि एस्चुरी तो जो एरिया है उसके अंदर एक तरह से तो नदी अपना काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स है वो सारा लेकर उसके अंदर डाल रही है. दूसरी तरफ से जो उस नेक्स्ट साइड पे जो उसका ओशियन है, ओशियन में जो टाइड्स आती है जिसको हम कहते हैं ज्वार भाटा, वो टाइड्स लहरों तरंगों के साथ में जो ओशियन का जो खाना पीना या न्यूट्रिएंट्स है वो भी कहाँ पे आ रहा है, इन एस्चुरीज़ में. तो एस्चुरी एक तरह से एक कॉमन पॉइंट बन जाता है जहाँ पे रिवर और ओशियन अपना क्या डाल रहा है, अपने न्यूट्रिएंट्स डाल रहा है. इस वजह से दोनों का न्यूट्रिएंट मिक्स होने के कारण एस्चुरी का जो एरिया है वो कैसा हो जाता है, हाईली डाइवर्स हो जाता है. मतलब यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये एरिया क्या है, हाईली प्रोडक्टिव है. तो जनरली अगर ये पूछा जाता है कि हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम अर्थ पे कौन से हैं, तो एस्चुरीज आर दी वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम. सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको मेज़र करते हैं. तो इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ अबाउट दी यूनिट फॉर सैलिनिटी जिसको हम कहते हैं पीपीटी पार्ट पर 1000. तो अगर सैलिनिटी की बात हम रिवर की करें तो रिवर की जो सैलिनिटी होती है वो कितनी होती है, 1 से 5 पीपीटी. वहीं ओशन की जो सैलिनिटी होती है, खारापन कितना होता है, 25 पीपीटी. तो एस्चुरी जो उसका बीच का पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकिश वाटर, उसका पीपीटी कितना होता है, 5 से 25 पीपीटी. तो जिसकी भी खारापन या जिसकी
अमाउंट जितना होता है 5 से 25 पीपीटी होता है, उसको हम जनरली क्या कहते हैं, ब्रैकिश वाटर। और ब्रैकिश वाटर एक्चुअली क्या है, मिक्सचर है किसका, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का, जो कहाँ पाया जाता है, एस्चुरी के अंदर। अब हम बात करेंगे एस्चुरी की इकोसिस्टम के बारे में कि वहाँ किस तरह का फ्लोरा फोना पाया जाता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो एस्चुरी का सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमने डिस्कस कर ली कि ये बहुत प्रोडक्टिव है। दूसरी बात, प्रोडक्टिव होने के साथ वो एक ऐसे एरिया बनाती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फिशेस हैं, श्रिम्प है, प्रॉन है, ऑयस्टर है, वो क्या करते हैं, अपना ब्रीडिंग ग्राउंड बनाते हैं, यानी कि ब्रीडिंग करते हैं, अपने एग लेइंग करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। उस वजह से यहाँ पर जो इनकी संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसलिए हम इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ़िशिंग कर सकते हैं, यानी कि मछलियाँ और जो भी एडिबल फ़िश फूड, सी फूड है या उस एक्वेटिक फूड है, उसको इजीली कैच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पानी है वो शैलो होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है, इसलिए इजीली ये एक तरह से फ़िशिंग ग्राउंड कहलाता है। दूसरा, जो शिप्स हैं उसकी भी शेल्टर के लिए ये एरिया क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा, जो एस्चुरी का वाटर है वो एज ए कूलिंग वाटर यूज़ होता है पावर प्लांट में, उसके जनरेटर्स में। एस्चुरी को हम जनरली मेरी टाइम नर्सरी भी कहते हैं। मेरी टाइम नर्सरी का मतलब ये होता है कि ये एक तरह की नर्सरी का क्या मतलब होता है, जहाँ पे हम कोई भी छोटी जो पौधे हैं या कोई भी छोटे एनिमल की जो ब्रीडिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो करते हैं और वो उसको दूसरे बाहरी प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो एस्चुरी है वो एक तरह से मैरीटाइम नर्सरी का काम करती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी शैलो है और एक सेपरेट एरिया है। तो यहाँ पर जो बड़ी फिशेज़ हैं, जो कि छोटे फिश और ऑयस्टर उनका शिकार करती है, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो इसलिए ये एक तरह से सेफ़ है इन छोटे एनिमल्स के लिए, जो कि यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज ए मैरीटाइम नर्सरी। अब अगर बायोटा की बात करें एस्चुरीज़ की, तो इसमें कौन कौन से मिलेंगे, प्रोड्यूसर्स हैं, जू प्लैंक्टन से, बेंथिक इन्वर्टिब्रेटेड फिशेस हैं, बर्ड हैं और अदर वाइल्ड लाइफ यहाँ पे कैसी है, तो इसके एग्जाम्पल सहित हम देखेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलते हैं, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और ग्रीन एल्गा। मैक्रो एल्गा में यहाँ पे रेड एल्गा है, ग्रीन एल्गा है, ब्राउन एल्गा है। तो वहीं जो माइक्रो एल्गी है वहाँ पे क्या कौन सी स्पीशीज़ मिलती है, जो भी बेंथिक डायटम्स हैं। दूसरा, जो सी ग्रासेस होती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि पानी का स्तर उतना ज़्यादा नहीं होता है। और कुछ प्लांट्स हैं, इमर्जेंट प्लांट्स होते हैं, जिसमें बैटिस है, जंकस है, एक्सेट्रा। अब हम एनिमल की बात करें, यानी कि इसकी बायोटिक लाइफ, जिसमें छोटे से लेके बड़े बड़े एनिमल्स हैं, वो कौन से हैं, तो सबसे पहला जो छोटे से छोटा जीव है वो कौन से हैं, जू प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन के अंदर ग्रेजिंग, हर्बीवोर, कार्निवोर टाइप के जू प्लैंक्टन मिलते हैं, जिसमें कॉपीपोर्स है, लार्वा है फिशेस का, फिश के एग्स है, एक्सेट्रा। और लार्वा अगर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ऑयस्टर है, क्लेम्स, कोरल, एक्सेट्रा। जेलीफिश और टीनोफोर्स जो होते हैं, जो कि एक माइनर फाइला है, वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में एस्चुरी में पाए जाते हैं। बेंथिक ऑयस्टर इन्वर्टिब्रेट की बात करें, बेंथिक मतलब जो सतह के नीचे मिलते हैं, इसमें क्लेम है, ऑयस्टर है, मसल है, स्नेल्स हैं जो कि मोलस्कन है ये सारे, और पॉलीकेट वर्म्स भी हैं, यानी कि जो एनिलिडा का ग्रुप है, उसमें डेकापोडा है जो कि आर्थ्रोपोडा है, उसमें है क्रेब मिलता है हमें, श्रिम्प मिलता है, लोबस्टर्स मिलते हैं। फिशेस जो यहाँ इम्पोर्टेंट पाई जाती है वो कैसी होती है, माइग्रेटरी फिशेस। माइग्रेटरी मतलब जो माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर से सी में और सी से फ्रेश वाटर में। तो उसमें सालमन, स्पॉटेड सी ट्रॉट, रेड ड्रम एक्सेट्रा इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं। जुवेनाइल फिशेस जो होती है, यानी कि जो जस्ट इसका बॉर्न हुआ है, वो यहाँ पे बहुत कॉमन होती है एस्चुरी में। और अगर हम बड़े एनिमल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो यहाँ पे कौन कौन सी बर्ड्स मिलती है, जैसे प्लूवर्स है, स्कीमर्स है, गुल्स है, ऑयस्टर्स है, टर्न्स, पेलिकन्स, डक्स एक्सेट्रा यहाँ पे पाई जाती है। और रेप्टाइल्स में सी टर्टल है, जो कि फिशेस और इन्वर्टिब्रेट और सी ग्रास को क्या करता है, कंज्यूम करता है। सो दैट्स ऑल फॉर द एस्चुरीज। आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट इससे मिलता जुलता टॉपिक है वो है मैनग्रूव। तो मैनग्रोव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि एस्चुरी से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ भी हम बात करेंगे किसकी, सी वाटर जहाँ पे मिक्स हो रहा है, किस में, रिवर वाटर में, तो वहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन पाई जा रही है, तो वो एरिया जो क्या कहलाता है, मैनग्रोव कहलाता है। मैनग्रोव एक्चुअली मैनग्रोव फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं, जनरली हम बात करते हैं, तो मैनग्रोव एक
एक ट्री नहीं है, मैंग्रोव वो सारी वेजिटेशन है या वो सारे प्लांट्स हैं जो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं मैंग्रोव्स। मैंग्रोव जो हैं, तो अब मैनग्रोव्स जो हैं वो हमें मिलते कहाँ हैं, तो मैनग्रोव्स वो एरिया हैं जो कि जैसे समुद्र के किनारे, जैसे मैंने बताया जहाँ पे फ्रेश वाटर भी मिक्स हो रहा है किसमें, सैलाइन में, उसके आसपास यानी कि कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं। और मेनली ये कहाँ मिलते हैं, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स एरिया में। तो यहाँ का स्थिति यहाँ पे कैसी होती है, यहाँ जो पानी होता है, यहाँ पे सॉइल होती है वो कैसी होती है, लूज़ होती है, गीली होती है और सॉल्टी वाटर होती है। और पीरियडिकली वहाँ पे क्या आता रहता है, टाइड्स आते रहते हैं, यानी कि एक वक्त ऐसा होता है जो पानी वहाँ पूरा भर जाता है और एक वक्त ऐसा होता है जब पानी टाइड्स वापस चले जाते हैं। अब अगर मैंग्रोव की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जितना भी हमारा सी है, ओशन है, उसके जो साइड का कोस्टल एरिया वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल जो आपने सुना होगा वो सुंदरबन सुना होगा। तो सुंदरबन क्या है, एक तरह से मैंग्रोव के फॉरेस्ट है। या हम देखें मुंबई जो हमारा सी जहाँ पे है, तो वहाँ भी मैंग्रोव्स लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली थ्रू आउट वर्ल्ड है, सारे वर्ल्ड में मिलता है। और किसके द्वारा प्रभावित होता है, वहाँ की क्लाइमेट और सैलिनिटी, हो सकता है कि जो सैलिनिटी है वो वेरी करे, और फ्लक्चुएशन ऑफ टाइड्स, यानी कि टाइड्स का फ्लक्चुएशन कैसा है, कंटिन्यू आ रही है, डिसकंटिन्यू आ रही है, और वहाँ की टाइप ऑफ सॉइल कैसी है। इनका जो इकोसिस्टम होता है मैंग्रोव का बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, क्योंकि यहाँ पे खारा पानी होता है और इतना आसान नहीं होता है कि हर तरह की वेजिटेशन या प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर पाएँ। तो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं बहुत यूनिक टाइप के होते हैं, यहाँ का इकोसिस्टम है बहुत यूनिक होता है, और इसकी एडेप्टेशन बहुत डिफरेंट होती है प्लांट्स की कंपेयर टू नॉर्मल फॉरेस्ट। अगर डाइवर्सिटी हम देखें यहाँ पर, तो लगभग 110 यानी 110 स्पीशीज़ इसमें मिलती है, यानी कि इतना डाइवर्स है, जिसमें से 16 फैमिलीज़ कंस्टिट्यूट द ट्रू मैंग्रोव्स। अगर इम्पोर्टेंट प्लांट हम देखें कि मैंग्रोव्स में इम्पोर्टेंट प्लांट्स कौन कौन से मिलते हैं, तो वो है राइजोफोरा, एविसीना, ब्रूजियरा एक्सेट्रा। अदर स्पीशीज़ जैसे नाइपा, ये सारे मैंग्रोव की स्पीशीज़ यानी कि जो मैंग्रोव एरिया में, मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। तो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं जो कि ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं, वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, मैंग्रोव मिलेंगे। और यहाँ का पानी भी कैसा है, ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश का मतलब जहाँ पे सॉल्टी और फ्रेश वाटर मिक्स होता है। और अगर हम टोटल एरिया की बात करें, तो ये लगभग 22 मिलियन हेक्टेयर्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरिया को कवर करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम मंगल के देखें, या कि हम इसको मंगल भी कहते हैं या इसको कह सकते हैं मैंग्रोव, वो क्या है, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका है जो टाइड्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेगुलर इंटरवल में क्या आते रहते हैं, टाइड्स। टाइड्स जिसको हम कहते हैं ज्वार भाटा। तो टाइड्स यानी कि पानी का बहाव आता है, तो यहाँ का जो पूरा एरिया एक समुद्र टाइप बन जाता है। और जब लो टाइड होता है तो यहाँ का पानी वापस क्या करता है, समुद्र में चला जाता है, और यहाँ पे एक कीचड़नुमा स्थिति बन जाती है। और जैसे जैसे समुद्र के तरफ हम बढ़ते हैं तो उसकी जो सैलिनिटी है वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए जो यहाँ की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, न्यूट्रिएंट के मामले में बहुत ज़्यादा पुअर होती है। और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है यहाँ का एक बहुत ही लिमिटिंग फैक्टर है, जो कि मैंग्रोव की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात अगर हम देखें कि जो मैंग्रोव्स हैं एक बहुत ही हार्श प्लेस है, यानी कि बहुत टफ प्लेस है किसी भी स्पीशीज़ को सर्वाइव करने के लिए। अब यहाँ के अगर इकोसिस्टम की बात करें, तो यहाँ का इकोसिस्टम जो कैसा है, इंटरटाइडल इकोसिस्टम है। दूसरा यहाँ की कंडीशन यानी एनवायरनमेंट कैसा है, एनेरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, यानी कि यहाँ का जो सॉइल है उसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, यानी कि यहाँ पे वही सर्वाइव करेंगे जो कम ऑक्सीजन में एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं। और वही प्लांट्स यहाँ पे सर्वाइव करेंगे जो कि टॉलरेट कर सकते हैं किसको, हाई सैलिनिटी को। इसलिए इस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट बात हम देखें यहाँ पर, तो जो मैंग्रोव की अब हम बात करते हैं इनकी कुछ एडेप्टेशन की, कि यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे किस तरह से सर्वाइव कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी जो लीव्स है वो कैसी होती है, इसके अंदर से, इसकी बॉडी के अंदर से क्या एक्सक्रूड करती है या बाहर निकालती है, सॉल्ट को बाहर फेंकती है। और इस तरह से अपनी फोटोसिंथेसिस भी करती है और इसके लिए क्या बनाती है, फूड बनाती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो मैंग्रोव्स के जो
लीव्स होती हैं जो शेड होने के बाद क्या करती है, एक तरह से उसकी ज़मीन पे क्या एक इकट्ठी होकर वहाँ पे एक न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस टाइप बनाती, जो कि वहाँ के ऑर्गेनिजम्स के लिए और प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होता है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंग्रोव की। तो मैंग्रोव की जो स्पीशीज़ होती है उसकी जो ख़ास चीज़ ये है कि इनकी जो रूट्स होती है, वो जड़ें होती है, वो कैसी होती है, टेंगल्ड रूट होती है। यानी कि एक जड़ नहीं होती है, कई तरह की रूट्स इनकी एक पेड़ में से निकलती है। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो रूट है ये इसको स्टेबली वहाँ पे उनको प्लांट्स को लगने के लिए या फिर बैलेंस के लिए उसका हेल्प करती है। हर मैंग्रोव स्पीशीज़ होती है उसकी अपनी खुद की एक स्पेसिफिक निश होती है, और दो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स है वो मैंग्रोव में रहने वाले प्लांट्स या एनिमल्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो क्या चीज़ है। एक तो है सॉइल सैलिनिटी, दूसरा है ऑक्सीजन लेवल। यानी कि यहाँ पे जो वाटर है उसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। तो इन दो चीज़ों को जो टॉलरेट कर सकती है स्पीशीज़, वो ही यहाँ पे क्या करती है, सर्वाइव करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैंग्रोव एडाप्टेशन। मैंग्रोव एडाप्टेशन में आपको जनरल बताऊंगी, उससे पहले हम देखेंगे कि मैंग्रोव कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला होता है मैंग्रोव रेड मैंग्रोव, दूसरा होता है ब्लैक मैंग्रोव और तीसरा है वाइट मैंग्रोव। तो रेड मैंग्रोव जो होता है उसकी स्पेशल फीचर ये है कि उसकी रूट्स जो होती है वो ग्रो करती है ट्री के ट्रंक से और प्लांट को ग्राउंड से होल्ड करके रखती है, जो कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरह के रूट को हम क्या कहते हैं, प्रोप रूट्स। अब अगर इस प्रोप रूट्स की हम इम्पोर्टेंट बात देखें तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये रूट्स क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन है वो प्लांट के अंदर उसको एब्जॉर्व करने में हेल्प करती है। तो ऑक्सीजन टू एंटर द प्लांट थ्रू द अबव ग्राउंड रूट एंड देन मूव इनटू द बिलो ग्राउंड रूट्स। तो एक तरह से ये क्या करती है, पानी के अंदर डिप हो जाती है, और कई जगह ऐसा भी होता है कि ये रूट्स वापस पानी से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। तो इस रूट्स को हम कहते हैं प्रोप रूट्स, और ये क्या करती है, हवा से ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि जो नीचे का जो पानी है जहाँ पे रूट्स ऑलरेडी है वो क्या है, बहुत डेफिशिएंट है किसके अंदर, ऑक्सीजन के लिए। दूसरा आता था आपका मैनग्रूव्स। तो मैनग्रूव जो क्या करता है, सेंड आउट हॉरिजॉन्टल रूट्स इन द सॉइल क्लोज टू द सरफेस एंड देन ग्रो वर्टिकल hollow roots up out of the ground to provide oxygen for the plant। तो ब्लैक मैनग्रूव्स क्या करते हैं, वर्टिकल के जगह हॉरिजॉन्टल रूट्स को अपनी ग्रो करते हैं। ये सारी जो रूट्स का ग्रोथ है उसका इंपॉर्टेंस दो शब्दों में हम जान सकते हैं, एक तो इसको बैलेंस बनाने के लिए, दूसरा ऑक्सीजन को गेन करने के लिए। फिर लास्ट आता है आपका वाइट मैनग्रोव। तो वाइट मैनग्रोव का कोई स्पेशल रूट सिस्टम नहीं होता है, बल्कि फिर भी ये जो है वाइट मैनग्रोव वो सबसे सक्सेसफुल मैनग्रोव स्पीशीज़ है, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेने में बाकियों से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। इस तरह से आपने देखा कि मैनग्रोव की जो रूट्स हैं वो किस तरह से इसकी हेल्पफुल है। दूसरी एडाप्टेशन की अगर हम जनरल बात करें तो इसकी जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत स्पेशल टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन का के लिए इसके अंदर विविपेरिटी पाई जाती है। विविपेरिटी का मतलब होता है जब डायरेक्ट सिबलिंग या डायरेक्ट जो बेबी का बर्थ होता है तो उस हम कहते हैं विविपेरी। तो प्लांट्स में किस तरह से विविपेरी देखी जा सकती है, तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं उसका पॉलिनेशन सेम दूसरे प्लांट्स की तरह होता है, और जब इसके सीड्स बनते हैं तो सीड्स क्या करते हैं, डायरेक्टली ज़मीन में या फिर जो हम कह सकते हैं जहाँ वहाँ का जो स्वैम्पी एरिया है मैनग्रोव का उसमें नहीं गिरते हैं, क्योंकि वहाँ उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये जो सीड्स क्या होते हैं कि अपने प्लांट्स पे ग्रो करते हुए ही उगने लग जाते हैं, और जब वो इस स्थिति में पहुँच जाते हैं कि उनका डेवलपमेंट इतना हो गया कि वो नीचे ज़मीन पे गिरने के बाद सर्वाइव कर सकें, तब वो नीचे ज़मीन पे ड्रॉप करते हैं और एक नए प्लांट्स की तरह ओरिजिन होता है इनका। और इसकी जो रूट्स होती है वो किस तरह की होती है, कॉनिकल, एक तीर जैसी, जिससे कि उसको ज़मीन में धंसने के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडाप्टेशन है मैनग्रोव, जिसको हम कहते हैं विविपेरिटी। ये आपने देखा जनरल बात आपकी मैनग्रोव की कि वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है। और एक लास्ट मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस और बता देती हूँ कि जो मैनग्रोव्स हैं उनका
कोस्टल एरियाज़ में उगने का एक सिग्निफिकेंस ये कि जो फ्लड्स या बाढ़ या हाई टाइड्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसको रोकने में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो उसकी जड़ें हैं और जो उनका घनत्व है, जिस तरह से डेंसली एक फॉरेस्ट का रूप ये कोस्टल एरिया या यानी कि जो समुद्र के साइड में ले लेते हैं, उसकी वजह से ये बाढ़ को रोकने में एक बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करते हैं. So that's all for today's lecture. Thank you so much.